हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बच्चों क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ए हमने बहुत सारा मान लिया, आप इसको एक्स ले लो। कोई एक ऑब्जेक्ट है एक्स, ठीक है। इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक ए फोर्स लग रहा है और एक बी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस पे जो नेट फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू क्या होगी या फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे गए तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चों, आप लोग देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो ए फोर्स है उसको इस तरीके से ये डायरेक्शन आपको दिखाया हुआ है। ये बी वेक्टर का भी डायरेक्शन हमें दिखाया हुआ है। तो हमें ऑब्वियसली पता है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, है ना। इतना हमें पता है। इसके लिए हम लोगों ने बच्चों ये जो हमारा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उस सबसे पहले मैं उसका डेफिनेशन बताता हूं आपको। इट सेज इन दिस लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर। फर्स्ट वेक्टर इज ड्रॉन ऑन हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। टेल ऑफ टू वेक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर। देखो दोनों का टेल ज्वाइन कर दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर इज ड्रॉन ऑन हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर, अब आपकी मर्जी है फर्स्ट वेक्टर आप किसको देना चाहते हो। जनरली ए मैंने दिया है तो इसको मैं ले लेता हूं, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज फर्स्ट वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर इज ड्रॉन ऑन द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। यहां देख लो, ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर के हेड पे ड्रॉ किया गया है इक्वल वेक्टर कॉन्सेप्ट यूज करके। कैसे? सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, है ना। फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर जो है हमारा वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे यहाँ पे देखिए आप ड्रॉ किया है, बी वेक्टर ए वेक्टर के हेड पे ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। एंड सेकेंड वेक्टर इज ड्रॉन ऑन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यूजिंग इक्वल वेक्टर कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, इन दिस प्रोसेस वी गेट अ पैरेललोग्राम लॉ। मतलब सेम डायरेक्शन बच्चों, सेम डायरेक्शन और सेम लेंथ, ये दोनों सेम डायरेक्शन सेम लेंथ, मतलब क्या हो गया, पैरेलल भी हो गया और लेंथ भी इक्वल हो गई। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये भी देखो, मतलब ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हमारा ये पैरेललोग्राम बन गया, है ना। देखो, ठीक है। तो जब हमें पैरेललोग्राम मिल जाता है तो डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम ओरिजिनेटिंग वेयर टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स आर टुगेदर। देखो यहाँ पे दो हमारा हो सकता है डायगोनल, एक तो ये हो गया जो मैंने ड्रॉ किया है पी आर, और ये हमारा क्यू यहाँ पे है, ठीक है। और एक हमारा ये हो सकता है एस क्यू भी हो सकता है। तो एस क्यू नहीं, वो डायगोनल which is originating from the point where tails of two vectors are together and terminating where heads are together। कहां एंड करना है इसको, जहां पे दोनों वेक्टर का हेड साथ में है, यहां पे वो पॉइंट है आर पे, ठीक है। gives us the resultant vector, मतलब this diagonal or originating from the point where tails of two vectors are together and terminating at a point where heads of the two vectors are together gives us the resultant vector, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डेरिवेशन हालांकि जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने ट्राइंगल लॉ में ऑलरेडी कर लिया था, बट स्टिल मैंने किया है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में आ जाता है आपको कि डिराइव द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ऐसे आ जाता है आपको। तो अब मान लो कि अगर आपके दिमाग में नहीं क्लिक किया तो मैंने सोचा कि मैं करा ही देता हूं आपको। तो देख लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए आर टी, ऑल राइट, सॉरी दिस इज नॉट ए आर टी, दिस इज क्यू आर टी। इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर टी, ठीक है ना। तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया, आर टी बाई आर क्यू, आर क्यू सॉरी, आर टी बाई आर क्यू, है ना, पी बाई एच। तो देखो यहां से हमारा आर क्यू क्या आ गया, इधर भेज दिया आर क्यू साइन थीटा इक्वल टू आर टी। तो हमारा आर टी क्या है, अगर आप देखें ये हमारा आर टी यहां से क्या आ गया, आर क्यू साइन थीटा, और आर क्यू क्या है, ये बी वेक्टर का लेंथ यानी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे अब इसको मैं ये सिंपल बी बिना बार के भी लिख सकता हूँ, बिना एरो के भी लिख सकता हूँ। तो आर टी क्या आ गया बच्चों, हमारा बी साइन थीटा, है ना। यहाँ पे मैंने आर क्यू की वैल्यू पुट कर दी बी, तो आर टी हो गया हमारा बी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे सेम प्रोसेस मैंने कॉस थीटा के लिए किया है। तो आई गॉट क्यू टी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, बी बाई एच, बी है गया, बी हो गया हमारा क्यू टी, एच हो गया हमारा आर क्यू, है ना। और आर क्यू को हमने ऑलरेडी दिखा रखा है यहाँ पे कि आर क्यू हमारा बी है। तो क्यू टी बच्चों हमारा आ गया बी कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आए हम लोग पी आर टी में, ठीक है ना। और पी आर टी में मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। पी टी को बच्चों मैंने लिख दिया पी क्यू प्लस क्यू टू, क्यू टी सॉरी,
प्लस आर टी का स्क्वायर, और मैंने पी क्यू की वैल्यू पुट करी। पी क्यू क्या है बताओ? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, इसका लेंथ क्या है पी क्यू का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैंने इसको ए लिख दिया, क्यू टी को मैंने लिख दिया बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा का मैंने बच्चों स्क्वायर कर दिया है। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आई थिंक आपने इसको लिख लिया होगा, लिख लेना, इसको एग्जाम में आ जाता है, स्कूल एग्जाम में, है ना। तो हमें कोशिश करना है कि स्कूल एग्जाम में भी हम, स्कूल एग्जाम जो है उसमें हम लोग फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाएं। मतलब अगर आपका 50 मार्क्स का हुआ आपका कोई भी एग्जाम, तो उसमें 50 में 50 आने चाहिए, 70 का 70 आना चाहिए, एक नंबर आपका नहीं कटना चाहिए। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ये अगर आपका हैबिट बना रहेगा, तो जैसे 10th में आपने इस तरीके से पढ़ाई करी है, फुल मार्क्स के लिए पढ़ाई करी है आपने क्लास 10th में, आपने इसको 11th में कंटिन्यू रखा, तो 12th में आपके बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि आप जो है लास्ट 3 ईयर से उस प्रोसेस से फैमिलियर रहेंगे। चलिए सॉल्व करता हूं मैं इसको। कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे मैंने सेम वही जो हमने वहां पे किया था पिछले ट्राइंगल लॉ में, सेम वही कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये कितना हो गया बच्चों बताओ? यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, 2ab कॉस थीटा, है ना। और पी आर क्या है बच्चों? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, है ना। या फिर हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं आर वेक्टर, है ना। आर वेक्टर क्या होगा? इन दोनों के बीच में होगा हमारा इस तरीके से आर वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे इसका स्क्वायर देना मत भूलिए, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया हमारा कितना? आर स्क्वायर की वैल्यू, है ना। अगर हम लोग स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या आ जाएगा? रूट। तो बच्चों ये आ गई हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, तो हमारा मैग्नीट्यूड आ चुका है ना, आर वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का। अगर हम लोग इसमें एंगल भी निकाल लेते हैं, वही प्रोसेस जो मैंने आपको वेक्टर लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था, सेम प्रोसेस करने वाला हूं मैं। देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको बच्चों पी क्यू का डायरेक्शन पता है, तो पी क्यू के रेस्पेक्ट में अगर आपको पी आर का डायरेक्शन पता चले, तो पता चल जाएगा आपको कि पी आर का डायरेक्शन क्या है। मतलब पी आर क्या है यहाँ पर? रिजल्टेंट है, मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है। चलिए हम लोग ये वाला एंगल फाइंड आउट करते हैं, इसको मैं अल्फा कह देता हूं। तो tan अल्फा कितना हो गया बच्चों? tan अल्फा क्या होता है बताओ? P बाई एच। किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं? इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा? पी आर टी। tan अल्फा इक्वल टू पी बाई एच। tan यहाँ पे p क्या है? आर टी है। h क्या है बच्चों? पी आर है। तो आर टी क्या आ गया हमारा बताओ? यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू आर टी की वैल्यू पुट करिए, b साइन थीटा, और पी आर क्या है? पी क्यू प्लस क्यू टी, है ना। पी क्यू क्या है? a, क्यू टी क्या है? b कॉस थीटा। तो बच्चों हमारा अल्फा क्या आ गया? tan इनवर्स b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, है ना। तो ये देखो डायरेक्शन भी आ गया, है ना, और मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया था मैंने। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है हमने इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। ऑल राइट, चलिए अब हम लोग जो है इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं फिर। जैसे बच्चों मान लो आपको ऐसा अगर दिया हुआ है कि हमारा एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक बी वेक्टर है ना। दोनों के बीच का एंगल है बच्चों थीटा, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन, फोर्स ले लेते हैं, ये हमारा फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। थीटा हो गया बच्चों हमारा 60 डिग्री, है ना। और बी वेक्टर जो है वो हो गया हमारा 20 न्यूटन। तो अगर आपसे पूछा गया बताइए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ ही आप ये भी बताइए कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, ए वेक्टर के रेस्पेक्ट में, तो आप निकाल लीजिए। आर क्या हो गया हमारा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, है ना। ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। 10 का स्क्वायर यानी कितना? 100। 20 का स्क्वायर यानी कितना? 400, है ना। प्लस 2 इंटू ए यानी 10 इंटू बी इंटू यानी 20 इंटू कॉस 60 यानी 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना हो गया बताओ? ये हो गया हमारा 100, 400, 500, और यहां से आ गया 200, 700, है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 10 रूट
7 न्यूटन। ठीक है, बात करेगा डायरेक्शन की, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, है ना, ये होता है हमारा। तो यहां से कितना आ जाएगा बताइए, tan अल्फा b sin थीटा, b कितना है 20, sin थीटा यानी sin 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, और a कितना है बताइए, a है हमारा 10 और b है हमारा 20 यानी 20 इंटू कॉस 60 यानी 1/2। तो देखो कितना हो गया हमारा, ये 2 से हमारा 10 हो गया, है ना। तो 10√3 अपॉन 10 प्लस 10 यानी 20, कितना आ गया, tan अल्फा हमारा आ गया √3/2। तो अल्फा आ गया tan इनवर्स √3/2, यानी बच्चों जो रिजल्टेंट होगी हमारी उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10√7 न्यूटन, और ये हमारा एंगल बनाएगा tan इनवर्स √3/2 विद ए। याद रखिएगा कि हम लोग जो है अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो वो एंगल हमारा ए के साथ है, ना कि बी के साथ, है ना। इस चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा। अगर बी के साथ अगर पूछ दिया जाए आपसे कि बताओ बी के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो आप बता सकते हो बी के साथ ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री माइनस tan इनवर्स √3/2। ठीक है ना, इस तरीके से जो है आप बता सकते हो। चलिए, ये हमारा एक न्यूमेरिकल भी हो गया इस पे। अब हम लोग करते हैं एक और, हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है। ठीक है, वो होता है बच्चों हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऑलराइट, चलो देखो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है बच्चों। ये हमारा जो है काफी सिमिलर है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे वही हमारा हेड टेल मेथड है, इसमें हम लोग क्या करते थे ट्राइंगल में कि एक के हेड पे दूसरे के टेल को ज्वाइन करते थे ना। तो वो हमारा जब 2 होता था तो हम ऐसा करते थे, जब हमारा 3 होता है तो हम 3 या 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा हो, है ना, मतलब कि 3 या 3 से ज्यादा हो तो पॉलीगन लॉ हमारे काम आता है। कैसे, देखिए इसको, जैसे मान लो आपको इस तरीके से 2-3 वेक्टर्स, ऐसे आपको वेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है ना। ये मान लो आपका हो गया ए वेक्टर, है ना, ये हो गया आपका बी वेक्टर, ये हो गया आपका सी वेक्टर, और ये हो गया आपका डी वेक्टर, है ना, या फिर आप इसको ले लो डी वेक्टर, है ना, और ये हो गया आपका ई वेक्टर। इनका पूछा गया बताओ इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो क्या होगा। तो देखिए बच्चों कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप ए वेक्टर को ड्रॉ कर लो, ये हो गया आपका ए वेक्टर, है ना। इक्वल वेक्टर कॉन्सेप्ट लगा के ड्रॉ कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन सेम लेंथ, है ना। बी वेक्टर आप ड्रॉ कर लीजिए, ये हो गया आपका बी वेक्टर, है ना। चलिए थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंज है तो मैं इसको कोशिश करता हूँ सेम डायरेक्शन बनाने का। ये हो गया हमारा बी वेक्टर, है ना। ये सी वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, तो सी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा सी वेक्टर। ऑल राइट, अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं डी वेक्टर। ऑल राइट, अब जो है हमसे पूछा गया है बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया कि दिस इज वेरी सिमिलर टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बताया था मैंने आपको। तो अगर आप देखें इसमें तो हमारा ट्रायंगल लॉ में क्या था, अगर ये हमारा ए वेक्टर था और ये था हमारा अगर बी वेक्टर, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो रहा था कि ए के टेल से आप एक वेक्टर ओरिजिनेट कराइए, टर्मिनेट करिए उसको हेड बी वेक्टर पे। तो ये हमारा क्या दे रहा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पॉलीगन लॉ में क्या करना है, यहां पे हम लोग क्या करते थे, ज्वाइन line from tail of the first vector to the head of the second vector। यहां पे क्या करते हैं, join a line from tail of the first vector and terminating at head of the last vector, है ना। यहां पे सेकंड था, यहां पे लास्ट वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो ये देखो आप, ठीक है, दिस वेक्टर विल गिव यू द रिजल्टेंट वेक्टर। बच्चों ये अगर कह लू मैं इसको अगर एफ वेक्टर, तो ये एफ वेक्टर इन सब का रिजल्टेंट हो गया बच्चों। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, ये हो गया हमारा इन सब का रिजल्टेंट। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको ट्रायंगल लॉ से एक्सप्लेन करता हूँ।
दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा पी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से, है ना। पी वेक्टर क्या है हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। चलो मैं फिर यही लिख देता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब देखो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना, और सी वेक्टर इसके हेड पे। तो अगर मैं इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन कर दूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के टेल से सी वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दूं, तो क्या मिलेगा, ये बताओ क्या मिलेगा हमारा, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अभी फिर से देखो ये ट्रायंगल बन गया ये वाला। तो अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, इसके टेल से इसके हेड से, तो एक ट्रायंगल बनेगा, और ये वाली जो लाइन होगी इन सबकी रिजल्टेंट देगा। ये देख लो, तो ये क्या हो गया हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, है ना। अब देखो ये हमारी एक लाइन हो गई, एक वेक्टर हो गई जिसकी वैल्यू है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, है ना। और या इसके हेड पे ये हमारा ई वेक्टर है। तो अगर इसके टेल से मैं इसको ज्वाइन करूं, तो बच्चों क्या मिलेगा हमें, ये वाली लाइन क्या देगी हमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम, कितने इजीली हमारा ये जो है बच्चों हमने इसको प्रूफ कर दिया, है ना। पॉलीगॉन लॉ तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये ट्रायंगल लॉ का ही एक थोड़ा सा, ट्रायंगल लॉ जो है हमारा दैट इज वैलिड ओनली फॉर टू वेक्टर्स, बट दिस इज वैलिड फॉर इवन मोर देन टू वेक्टर्स। तो पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन आपको आई गेस समझ में आ गया होगा, है ना। गुड। अच्छा अगर बच्चों ऐसा होता, जैसे मान लो इसको पूरे हमने क्लोज कर दिया होता, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर बच्चों हमने इसको पूरा क्लोज कर दिया होता, अगर जैसे कि ये हमारा डायरेक्शन ऐसा होता, मतलब ये हमारा एक कंप्लीट होता, तो ये देखो ये हमारा जब ऐसे था बच्चों, जब ये हमारा ऐसा था, तो ये क्या था, एफ वेक्टर, है ना। और ये एफ वेक्टर किसके इक्वल था बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस एफ वेक्टर, माइनस एफ वेक्टर। तो यहां से लेके यहां तक क्या था, यहां से लेके यहां तक था हमारा एफ वेक्टर, और यहां से यहां हो गया माइनस एफ वेक्टर। तो नेट क्या हो जाएगा हमारा जीरो। मतलब अगर हमारा दो या दो सॉरी तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स मिलके अगर एक क्लोज्ड फिगर बना रहे हो, मतलब ट्रायंगल बना रहे हो, क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो, है ना, पेंटागन बना रहे हो, हेक्सागन बना रहे हो, ऑक्टागन बना रहे हैं, है ना, ठीक है। तो उनका जो नेट हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा उनका वो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। देखा आपने, वेक्टर माइनस वेक्टर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। और जैसे मान लो बच्चों में कोई न्यूमेरिकल करे ऐसा कि ये इस तरीके से बच्चों हमारा कुछ वेक्टर्स है, जैसे ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर, सी वेक्टर इस तरीके से हो गया, दिस इज डी वेक्टर, दिस इज ई वेक्टर, एंड दिस इज एफ वेक्टर, ठीक है। आपसे पूछा गया बताइए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, इन सब में आपस में क्या रिलेशन है। कैसे करेंगे बच्चों, देखो अगर ये हमारा ऐसा होता कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर डायरेक्शन इसकी ऐसी होती, डी की भी ऐसी होती, ई की तो सही है, एफ की भी ऐसी होती, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हम क्या लिख सकते थे, जीरो लिख सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था एंटी पैरेलल वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर ये ऐसा कोई वेक्टर है हमारा सी वेक्टर, है ना, तो ये वाला जो वेक्टर हो जाएगा दिस विल बी माइनस सी वेक्टर, है ना। तो ये अगर सी वेक्टर है बच्चों, अगर मैं इसको ऐसा ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर। इसको मैं ऐसा ले लूं, ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डी वेक्टर। ये तो सही है, एफ को भी मैं ऐसे ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ वेक्टर। तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, है ना। तो यहां पे लेकिन हमारा सी नहीं है, क्या है, माइनस सी है, डी नहीं है, क्या है, माइनस डी है, ई तो सही है, एफ हमारा नहीं है, माइनस एफ है, और सम कितना हो गया, 0, है ना। मैंने क्या लिखा, ए वेक्टर बी वेक्टर, और मैंने ये वाली वेक्टर ली है तो सी नहीं लिखूंगा, माइनस सी लिखूंगा। मैंने ये वेक्टर नहीं लिए, ये वाली वेक्टर लिए माइनस डी, तो माइनस डी लिखूंगा। ई तो सही है, एफ मैंने ना ये वाली नहीं ली है, ये वाली ली, तो मैंने क्या लिखूंगा, माइनस एफ, 0 हो गया। तो अब देख लो क्या आ गया रिलेशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। ये आ गया बच्चों रिलेशन। कितना सिंपल प्रॉब्लम था, है ना। चलिए आगे करते हैं हम लोग। बच्चों अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम आ जाए कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड a and b, angle between these two vectors is theta and resultant of these two vector is double of a, यानी हमारा ये कह रहा है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो a का डबल है, ठीक है। अगर a को डबल किया, अगर a को डबल किया तो जो हमारा अब रिजल्टेंट आएगा, मतलब क्या, ये 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये हमारा हो जा रहा है 3a, तो a बाई b बताओ, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, इसका यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 4a स्क्वायर। इसका यूज करिए, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2a 2 इंटू 2a इंटू b यानी 4ab, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 9a स्क्वायर, है ना। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा हमारा, बताओ, कि 2a स्क्वायर, है ना, प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 8a स्क्वायर। क्या किया मैंने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको, है ना। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसको जो है सबट्रैक्ट कर दूं अगर मैं, तो क्या हो गया, -4 स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे हो गया हमारा -2a स्क्वायर, ये हमारा कितना हो गया, -b स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये था ना, इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ये था। इसको उधर भेजो तो क्या हो गया हमारा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और हमारा फिर ये देखो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हमारा क्या बच गया, 1, यानी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ए बाई बी हमारा कितना आ गया, +-1, ठीक है। ए बाई बी आ गया हमारा +-1, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है तो प्लस ही लेंगे, माइनस वाला हटा देंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा बच्चों एक न्यूमेरिकल। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखो आप, जैसे मान लो बच्चों ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया हमारा बी वेक्टर। आपसे पूछा गया बताइए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा, तो ये बी वेक्टर है, तो ये क्या होगा बच्चों, माइनस बी वेक्टर। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये क्या हो गया, माइनस बी वेक्टर, है ना। अब इन अगर हम लोग पैरेललोग्राम लॉ इसमें लगाएं, मतलब कि ड्राइंग फर्स्ट वेक्टर ऑन द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, है ना, ठीक है, एंड सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, एंड diagonal originating from the point where tails of two vectors are together
and terminating at a point where heads of the two vectors are together will give us the resultant vector। मतलब ये हमें क्या देगा बताओ, ये वाली जो लाइन है इसको मैं नेमिंग करता हूं कुछ P Q R S, ठीक है ना। ये है बच्चों हमारा ए वेक्टर, ऊपर लिख लेता हूं मैं इसको, ठीक है। अब देखो आप, ये हमारा जो पी आर होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा किसका, पी क्यू और पी एस का, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर को आर वेक्टर लिखता हूं मैं इसको। आर वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। देखो ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, तभी तो मैं इस पैरेललोग्राम लॉ को लगा पा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल आपको दिया हुआ था थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस थीटा, है ना, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो आप इसको डराइव भी कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो। डायरेक्टली आप यहां पे चाहो तो आप आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, इंटू कॉस के साथ क्या लिखेंगे हम लोग, 180 माइनस थीटा, है। यहाँ पे आप बी स्क्वायर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो प्लस ले सकते हैं। तो क्या आ गया हमारा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। और ये cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये cos 180 माइनस थीटा वाला जो माइनस है ना उसको आगे ले लिया मैंने, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, है ना। और यहाँ पे आर वेक्टर है क्या बच्चों, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, ए वेक्टर, ठीक है। तो आप चाहे तो सॉरी, है ना, ये हमारे यहाँ पे था। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो डायरेक्टली। अगर आप इसको डेराइव करना चाहते हो बच्चों तो चलो डेरिवेशन भी देख लो इसका। यहां से क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहां पे, ठीक है ना। अब देखो आप, ये थीटा है ना, ये हमारा बी वेक्टर है, ये हमारा माइनस बी वेक्टर है, ये हमारा क्या है, माइनस बी वेक्टर, ये हमारा ए वेक्टर है, ये भी क्या है हमारा बताइए आप, ए वेक्टर, है ना। ये थोड़ा सा और अच्छा पैटर्न में बना सकता था, कोशिश करता हूं बनाने का इसको। चलो बस, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, है ना। तो इससे काम चलाएं आप लोग। तो ये हमारा ए वेक्टर हो गया, है ना, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा माइनस बी वेक्टर, ये भी हमारा माइनस वेक्टर। मतलब क्या, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। देखो ना आप, ये दोनों लाइन जो क्या है, ये और ये पैरेलल है ना। तो ये थीटा, तो ऑल्टरनेट एंगल से हमारा ये भी थीटा, है ना। या फिर आप यहां से भी देख सकते हो कि 180 माइनस थीटा और ये माइनस बी वेक्टर, यही माइनस बी वेक्टर, दोनों पैरेलल, दोनों का सम 180 होना चाहिए, है ना। इंटीरियर एंगल्स तो हमारा 180 माइनस थीटा और थीटा, तो हमारा ये थीटा हो जाएगा, है ना। सम 180 होना चाहिए, तो ये हमारा थीटा हो गया। तो अब यहाँ पे जो है आप इसका नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम दे दो आप टी, है ना। तो आप इस राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू आर टी, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, आर टी बाई आर क्यू, है ना। और आर क्यू क्या है बच्चों, आर क्यू क्या है हमारा, देखो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है हमारा आर क्यू, है ना। तो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम क्या लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा यहां से आर टी क्या आ गया, आर क्यू इंटू साइन थीटा, यानी बी साइन थीटा इज इक्वल टू आर टी, है ना। सिमिलरली आप क्यू टी क्या लिख, क्यू टी क्या लिख सकते बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन व्हाट, आर क्यू, है ना। यहां से हमारा क्या हो जाएगा बताओ, आर क्यू हमारा हो जाएगा बी, तो बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू टी। ऑलराइट, अभी जो है हमें क्या चाहिए, इस पी आर की लेंथ चाहिए, हमें पी आर की लेंथ चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी आर टी, राइट, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं। तो हमारा पी आर जो है बच्चों, है ना, वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी टी का स्क्वायर, और पी टी को मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू माइनस क्यू टी, पी क्यू माइनस क्यू टी, और पी क्यू क्या है बच्चों बताओ, पी क्यू है हमारा ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पी क्यू क्या है हमारा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, यानी कि ए। तो ये हमारा कितना हो गया, पीटी को मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी कॉस थीटा, है ना। हमारा यहाँ पे पीटी क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस क्यू टी, यानी कितना, बोलो, ए माइनस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आर टी हो गया हमारा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया हमारा कितना बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम लोग देखो ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो क्या आ गया हमारा, बताओ बताओ बच्चों, यहाँ पे पी आर की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूं, तो पी आर हो गया हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से जो है हमारा पी आर की वैल्यू आ गई। अगर बात करेंगे आप एंगल की, तो एंगल भी आप लिख सकते हो, है ना। एंगल देख लो आप, सेम राइट एंगल ट्रायंगल में ए के साथ आप एंगल देख लो, ये हो गया एंगल ए के साथ, है ना। इसको आप अल्फा ले लीजिए, इस वाले एंगल को, है ना। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी टी, आर टी अपॉन पी टी, और आर टी क्या है बताओ, आर टी है आपका बी साइन थीटा, और पी टी क्या है बोलो, ए माइनस बी कॉस थीटा। अल्फा कितना हो गया, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस, कितना सिंपल सा है, अल्फा भी आ गया हमारा, रिजल्टेंट भी आ गया, है ना, पी आर। तो बच्चों ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। अभी बच्चों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं इसमें, जैसे देखो ये हमारा वी वेक्टर था, है ना, ये हमारा माइनस वी वेक्टर था। अगर आप इसको ध्यान से देखें, है ना, तो जब हम लोगों ने सम किया था इसका, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर, और ये देख लो आप, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, और ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ठीक है। और ये बच्चों में क्या दे रहा था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो ये हमें क्या देगा, कौन वाली लाइन, यहां तो मैं थोड़ा सा नेमिंग करता हूं इसका, पी क्यू टी तक हमने यूज कर लिया है, इसको मैं लिखता हूं यू, इसको लिखता हूं मैं भी, और मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा पाऊं। ओके, अब देखो आप, है ना, दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज यू एंड दिस इज भी, ठीक है ना। ध्यान से देखो आप, यहाँ पे ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा ए वेक्टर, ये है हमारा बी वेक्टर, है ना। मैं बोल रहा हूँ इसको अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के टर्म में आपको लिखना हो तो क्या लिख सकते हो। अच्छा, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं और दोनों की लेंथ भी इक्वल है ना। देख सकते हैं आप देखो, पैरेलल है और लेंथ भी इक्वल है ना, ठीक है। तो यहां से भी आपको आइडिया लग सकता है कि ये जो है हमारा, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होना चाहिए, लेंथ बराबर डायरेक्शन भी सेम, देखो, है ना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलिए इसको मैं ट्राइंगल लॉ से भी प्रूव कर सकता हूं, कैसे, आप देखो, ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, यहां मैंने ड्रॉ कर लिया इसको, ये हो गया हमारा ए वेक्टर, है ना, ये हो गया हमारा बी वेक्टर, और इसको कुछ भी ले लो आप, सी वेक्टर ले लो आप,
सी वेक्टर। हमें सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर के टर्म्स में निकालना है अगर, तो क्या करेंगे आप देखो, ये इसका अगर आप देखें तो ये हमारा एक जो ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर का टेल है ना, बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर का टेल है। तो हमारा बी वेक्टर के टेल से अगर हमने सी वेक्टर के हेड पे लाइन ज्वाइन करे तो हमें क्या देगा, इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। मतलब क्या है, क्या ट्रायंगलों में क्या करते थे कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल को रखते थे, है ना, और फिर हमारा पहला वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर के जब हेड को ज्वाइन करते थे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलता था। ट्रायंगल लॉ यही था ना। तो ए वेक्टर हमारा क्या हो गया बताओ, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो हमारा सी वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो, है ना, तो यहां से भी आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा बच्चों जो ये वाला जो डायगोनल दूसरा वाला जो होता है पैरेललोग्राम का, वो हमें क्या देता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और एक डायग्राम क्या देता है हमारा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस बात को याद रखिएगा। अब चलो हम लोग कुछ प्रॉब्लम करें इस पे। फिर हम लोग बच्चों एक प्रॉब्लम करेंगे, जेई एडवांस में पूछा हुआ प्रॉब्लम वेक्टर, और देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम है वो। कहता है 3 वेक्टर्स p q and r as shown in the figure। ठीक है, पहले मैं फिगर बनाता हूं। ये हो गया हमारा q, ये हो गया हमारा p, एंड ये हो गया हमारा r वेक्टर, और दिस इज s वेक्टर, और ये दिया हुआ है हमारा br वेक्टर। कौन सा, दिस वन, ठीक है। अब इसमें आपसे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन p एंड s इज br, है ना, मतलब ये कह रहा है हमें, इसका एक्चुअली इस तरीके से दिया हुआ है। The general relation among vectors p, q and s is, p, q, s में हमें ये रिलेशन की बात कर रहा है कि क्या रिलेशन होगा p वेक्टर, q वेक्टर एंड s वेक्टर में, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, देखो आप सबसे पहले, और मैं आपको अगर ऑप्शंस रहने दो, है ना, 4 ऑप्शन, काफी बड़े बड़े ऑप्शन से, छोड़ो इसको, आंसर निकाल के फिर मैच करा लेंगे, ऑप्शन से मैच करता है नहीं करता है। देखो सबसे पहले तो ये देखो p वेक्टर, q वेक्टर, और ये हमारा यहां तक r वेक्टर है। इस वाले को ना, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसको मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, एक बार आप देखो इस चीज को। तो ये हो गया बच्चों हमारा s वेक्टर, राइट, ये हो गया हमारा p वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया हमारा br वेक्टर। आप मुझे एक बात बताओ, इसके हेड पे इसको ज्वाइन किया है, तो अगर इसके टेल से इसको ज्वाइन कर दें तो ये एस वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए ट्रायंगल लॉ से। तो एस वेक्टर क्या हो गया, पी वेक्टर प्लस बी आर वेक्टर, है ना, ये आ गया हमारा एस वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस बी आर वेक्टर। क्यों, ट्रायंगल लॉ किया हमने, इसके हेड पे इसका ये ऑरिजिनेट हुआ है और इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन किया हमने, तो एस वेक्टर ये हो गया हमारा। सिमिलरली आप इसमें देख लो, p वेक्टर, q वेक्टर, r वेक्टर वाले में, इसमें भी हमें यही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बताओ, हमें मिल जाएगा कि इसके हेड पे इसका टेल हमारा ऐसे कनेक्ट हुआ है ना, तो हमारा q वेक्टर जो है वो p वेक्टर प्लस r वेक्टर, है ना। तो q वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस r वेक्टर, ठीक है, ये आ गया हमारा। हमें p, q और s में रिलेशन बताना है। तो आप देखो यहां से r वेक्टर क्या आ गया, तो q वेक्टर माइनस p वेक्टर, ये क्या हो गया हमारा r वेक्टर। अब इस r वेक्टर की वैल्यू आप यहां पुट कर दो,
एस वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस बी इंटू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा एस वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर, है ना, माइनस बी पी वेक्टर, राइट। तो यहां से हमारा क्या आ गया बताओ, एस वेक्टर इज इक्वल टू, इसको देखो, बी क्यू वेक्टर, है ना, प्लस पी वेक्टर, कॉमन ले लिया तो क्या बच गया हमारा बताओ, ये पी वेक्टर है ना, तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ बच गया माइनस पी। तो ये आ गया एस क्यू और पी में रिलेशन। और बच्चों ये जो हमारा ऑप्शन है ना, एस वेक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस बी बाई पी प्लस बी क्यू, सी ऑप्शन है बच्चों इसका। तो इस तरीके से जो है हमने इसका आंसर निकाल लिया है ना। चलिए अब हम लोग आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, रिजोल्यूशन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, रिजोल्यूशन और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, इससे हम लोग सब्ट्रैक्शन एडिशन, है ना, किसी भी तरीके के दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, देखो आप, अगर हम लोग बात करें इसकी, तो यहां से जैसे मान लो हमारा एक वेक्टर है जो कि इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है ना। ये हमारा एक्स एक्सिस ले लो आप, इसको ले लो आप वाई एक्सिस, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हुआ, वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या हुआ, ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये समझाता हूँ, जैसे मान लो कि आपने एक वेइंग मशीन रख रखा है, ठीक है, और यहां पे क्या किया आपने, एक पहले से एक ब्लॉक है, ठीक है, एम मास का, तो नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी, इसकी जो रीडिंग आ रही होगी वो एम जी आ रही होगी। अभी आपने इस पे फोर्स लगाया ऐसे, आपने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, एम जी पे कोई इफेक्ट आएगा, एम जी पे कोई इफेक्ट आएगा, आपने देखा कोई इफेक्ट नहीं आया। अगर आपने ऐसे फोर्स लगाया तो कोई इफेक्ट नहीं आया। जब आपने ऐसा फोर्स लगाया तो इसकी रीडिंग चेंज हो गई, एमजी से बढ़ गई। जब आपने ऐसा फोर्स लगाया तो रीडिंग एमजी से कम हो गई, है ना, आपने जो फोर्स लगाया वो एमजी से बड़ा नहीं है, तो हमारा एमजी की जो रीडिंग है वो कम हो गई। और अब जब आपने ऐसा फोर्स लगाया, ठीक है, तब क्या होगा बच्चों, जब आपने पहले ऐसा फोर्स, सबसे पहले जब आपने ऐसा फोर्स लगाया था ना, तो इसकी एमजी की तो रीडिंग में कोई चेंज नहीं आया था, लेकिन मान लो ये दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये आगे हमारा मूव करने लग गया था, ये हमारा आगे मूव करने लग गया था, ठीक है, लेकिन एमजी में कोई चेंज नहीं आया था। जब हमने ऐसे फोर्स लगाया बच्चों, तो ये हमारा आगे मूव भी करने लग गया एंड एमजी की भी रीडिंग चेंज हो गई। मतलब क्या है कि इसने वो काम किया जो हमारा इस डायरेक्शन का फोर्स कर रहा था, प्लस इसने वो काम भी किया जो हमारा इस डायरेक्शन का फोर्स कर रहा था, है ना। एमजी की जो वैल्यू बच्चों वो चेंज हो गई। मतलब हम अगर कोई ऐसा फोर्स लगाएं तो उसका इधर भी इंपैक्ट हो रहा है और इधर भी इंपैक्ट हो रहा है, तो हम कैलकुलेट करने वाले हैं कि इधर कितना इंपैक्ट हुआ, इधर कितना इंपैक्ट हुआ, ठीक है, इसके थ्रू। तो यहां पे देखो बच्चों, ये हमारा एक वेक्टर है, इसको मैं ले लेता हूं मान लो एफ वेक्टर, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल, वाई वर्टिकल, है ना। तो इसके अलोंग इसका कंपोनेंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इस पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है, इसको मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है बच्चों। इसका ये इधर जो इंपैक्ट होगा ना, तो वो होगा हमारा ये जो लेंथ होगी इस एफ वेक्टर की, जो हमारी इंपैक्ट होगी, जो कंपोनेंट होगा, जो इंपैक्ट इस डायरेक्शन के अलोंग होगी, उसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ एफ वेक्टर अलोंग दिस एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है ना, तो हम लोग लिखते हैं यहां पे एफ एक्स, मतलब कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस
कॉम्पोनेंट ऑफ y अलोंग y, f कॉम्पोनेंट ऑफ f अलोंग y एक्सिस। तो ये हो गया बच्चों हमारा fx, है ना, और ये हो जाएगा हमारा fy, ये भी हमारा fy, दोनों बराबर है ना, डायरेक्शन भी देखो, ठीक है। तो अब आप यहां पे साइन थीटा लगाएं सबसे पहले, तो साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, पी क्या है यहाँ पे fy अपॉन, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, f वेक्टर का मैग्नीट्यूड f, तो हमारा fy आ गया f साइन थीटा, और हमारा fx कितना हो जाएगा, f cos थीटा। तो बच्चों x एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट हो गया हमारा f cos थीटा, मतलब अगर यहां पे हम लोग 10 न्यूटन फोर्स लगाएं, ठीक है, तो इसके लॉन्ग उस 10 न्यूटन का कितना पार्ट काम करेगा इस एक्सिस के लॉन्ग, 10 cos थीटा, और कितना पार्ट इस एक्सिस के लॉन्ग काम करेगा, 10 sin थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही कर सकते हैं, हम लोग किसी भी दो एक्सिस के लॉन्ग कर सकते हैं, हमें बस उन दोनों एक्सिस के साथ उस वेक्टर की एंगल पता होनी चाहिए। जैसे मान लो कि अगर हमारा एफ वेक्टर ऐसा लग रहा है और ये ऐसी एक लाइन है, इसके साथ ही अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस लाइन के साथ इसका कंपोनेंट, इस लाइन के लॉन्ग अगर फोर्स का इंपैक्ट पूछा जाए तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा हमारा एफ कॉस अल्फा, और इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, ठीक है, उसके लॉन्ग इसका कंपोनेंट हो जाएगा हमारा एफ साइन अल्फा, ठीक है। अगर मान लो एक ऐसा लाइन है, इस लाइन के साथ ये बना रहा है एफ बीटा एंगल, है ना, तो इसके लॉन्ग इस एफ का कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों एफ कॉस बीटा, और इस लाइन पे परपेंडिकुलर, किस लाइन पे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर मान लो एक ऐसी लाइन है, तो इसके लॉन्ग इस एफ का हमारा कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन बीटा। तो जरूरी नहीं है कि हम एफ बस एक्स और वाई के लॉन्ग निकाल सकते हैं, कोई भी एक्सिस के लॉन्ग हम लोग निकाल सकते हैं, बस उसके साथ हमें एंगल पता होना चाहिए। क्या था, अल्फा पता, तुरंत बता दिया एफ कॉस अल्फा, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसके लॉन्ग कॉस आएगा, ये याद रखना। आप क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। ये हम लोग बच्चों कंपोनेंट्स ऑफ मेथड, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स मेथड जो है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखो ये हमारा इस तरीके से कुछ वेक्टर्स है ना, ये बना रहा है 30 डिग्री, है ना, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 10 यूनिट, कोई भी एक ले लो, न्यूटन वगैरह कुछ भी, है ना, ले लिया हमने ऐसे ही 10 यूनिट। ये हो गया बच्चों हमारा 30, ठीक है, और ये हो गया हमारा 40, तीन ही रखो, है ना। चलो अब देखो पूछा गया, बताइए कंपोनेंट ऑफ, सबसे पहले तो आप सारे फोर्सेस का कंपोनेंट बताओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग। ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है। बच्चों आप दो तीन काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप देखो, सबसे पहले तो आप इन रिजल्टेंट, अगर पहले तो आपसे कंपोनेंट पूछा गया तो कंपोनेंट निकाल लो, फिर बाद में रिजल्टेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले कंपोनेंट निकालने के लिए इसका कंपोनेंट इसके लॉन्ग कितना हो जाएगा बताओ, 10 cos 30 डिग्री, यानी 10 इंटू √3/2 कितना हो गया हमारा 5√3। इसका साइन कितना हो गया, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताओ, तो 10 sin 30 डिग्री, sin 30 1/2, 10 इंटू 1/2, 5√3 यूनिट, और ये हो गया हमारा 5 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा 10 का आ गया, है ना, इसको ले लो फोर्स 1, है ना, तो F1x जो है बच्चों वो कितना आ गया हमारा 5√3, है ना, यूनिट नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। F2 सॉरी F1y कितना आ गया हमारा 5 यूनिट, ठीक है। चलिए F2 बताइए अब, ये है बच्चों F2, इसको मैं ले लेता हूं, इसको मैंने F1 ले लिया, ये हमारा हो गया F3। F2 कितना होगा cos 60, F2 cos 60, 30 cos 60 कितना होता है 50, cos 60 1/2, 30 इंटू 1/2 15,
तो ये हो गया हमारा 15। तो f2x, बच्चों में इसको -15 लिखूं क्या? क्यों? क्योंकि ये हमारा इधर की डायरेक्शन में था, ये इधर की डायरेक्शन में, -15 लिख देता हूं मैं। या फिर बस मैग्नीट्यूड पूछा है तो आप +15 में लिख लेते हो, अगर मैग्नीट्यूड पूछा है। अगर आप चाहते हो कि साइन के साथ लिखे तो आप इसको कोशिश करिएगा माइनस लिखने का, है ना? तो कंफ्यूज मत होना माइनस प्लस में। और अगर बात करें y का, तो f2y कितना 30 साइन 60, यानी इस डायरेक्शन में होगा। देखो इसका x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो x तो निगेटिव हुआ लेकिन y नेगेटिव नहीं होगा। तो f2y कितना हो गया हमारा 15√3। कैसे आया? 30 इंटू √3/2, 30 साइन 60 कितना होगा? 30 साइन 60, तो 15√3, है ना? चलिए अब f3 की बात कर लेते हैं। तो f3 का x कितना हो गया? 40 cos 30 डिग्री, 40 cos 30 डिग्री, है ना? तो 40 cos 30 कितना हो गया हमारा? 40 इंटू cos 30 यानी √3/2, है ना? तो इसको मैं लिखता हूं 20√3। एक चीज बताता हूं मैं आपको बच्चों, जैसे मान लो ये 30 इसके साथ ना बना के इसके साथ बनाता, तो अब हमारा 40 cos 30 ये नहीं, ये होता, y वाला होता हमारा, है ना? चलो मैं यहाँ पे 30 इसको ही ले लेता हूं ताकि एक हमारा एक डिफरेंट तरह का प्रॉब्लम हो जाए। तो f3x कितना होगा बच्चों? f3x होगा अब हमारा f3 साइन 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा इसके साथ 30 नहीं बना रहा है, इसके साथ बना रहा है, तो इसके अलोंग cos आएगा, इसके अलोंग साइन आएगा। तो f3x हो जाएगा हमारा f3 साइन 30 डिग्री, f3 है हमारा 40 साइन 31/2 20। तो f3x आ गया बच्चों हमारा 20, और f3y हो जाएगा 40 cos 30 डिग्री, यानी 40 इंटू √3/2, 20√3। आपने देखा सारे वेक्टर्स को हमने x एक्सिस y एक्सिस के अलोंग जो है कंपोनेंट हमने निकाल लिया। अगर हम अब देखो बच्चों, इससे ना हम इनका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे? सारे वेक्टर्स को हमने x y एक्सिस के अलोंग कर रखा है, रिजोल्यूट है, इसको रिजोल्यूशन भी बोलते हैं, है ना? कि हमने इसको रिजोल्व कर रखा है, इसको x एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर लिया, y एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर लिया ना। तो रिजोल्व है ना, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, दोनों हमारा सेम चीज है। तो हमने वेक्टर्स को x एक्सिस y एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर रखा है। तो x, जब मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे मान लो कि हमारा दो वेक्टर बच्चों, एक वेक्टर हमारा a वेक्टर ऐसे और एक दूसरा वेक्टर ऐसे, इसी के सेम इसी के अलोंग है b वेक्टर। तो अगर हमें c वेक्टर जो है, अगर हमारा, ठीक है, ऐसे मान लो ये हमारा a वेक्टर है 2, b वेक्टर है 3, और c वेक्टर अगर हमारा ऐसा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो c वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप क्या करोगे? सिंपल आप ऐड कर दोगे, 2 + 3 5। क्यों? क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा बोलो? 0, और cos 0 1। तो ये हमारा हो जाता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो रूट से हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, हमारा क्या आता है देखो, सीधा हमारा c आ जाता है बच्चों a प्लस b, है ना? और यही अगर हमारा ऑपोजिट हो तो इधर से b वेक्टर और a वेक्टर इधर है, इधर हमारा b वेक्टर, इधर हमारा a वेक्टर है, तब c वेक्टर क्या होगा? तो c वेक्टर हमारा हो जाएगा, b वेक्टर अगर पॉजिटिव तो a वेक्टर नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कितना आ जाता है हमारा 1, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देते हैं, और ऑपोजिट में है तो सिंपली माइनस कर देते हैं। कहां से आया? ये हमारा जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था वहीं से आया है ना? अगर हम लोग इसके बारे में देखें, दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री, तो यहां अगर हम लोग cos 180 डिग्री पुट करें, उसकी वैल्यू हो जाएगी -1, तो यहां पे हमारा आ जाएगा -1, रूट से बाहर निकलेगा क्या? a माइनस बी। समझ गए? इसको याद रखना। तो अब देखो, अगर हम लोग इन सबको ऐड करें, x एक्सिस के अलोंग जो भी है सबको ऐड करें, तो f अलोंग x, इसको मैं लिखता हूं f नेट अलोंग x, कितना हो गया बच्चों? x में सारा बताओ, 5√3, है ना? देखो इसका जो f3x था ना, f3x, यहां पे मैंने माइनस साइन साथ में इसको भी लिख लेता हूं, है ना? मैग्नीट्यूड मैंने बस लिख लिया था, लेकिन अब जब मैं ऐड कर रहा हूं ना, तो इसको मैं माइनस साइन के साथ लिख रहा हूं। तो f1x हमारा कितना हो गया? 5√3, ठीक है? f2x कितना हो गया? -15। f3x कितना हो गया? -20। क्या आ गया आंसर बच्चों? 5√3
-35 है ना। तो -35 प्लस 5√3 कितना होता है ये हमारा √3 1.732 होता है, 1.7 ले लेते हैं। तो 5 इंटू 1.7 8.5 है ना, अप्रोक्सीमेटली हमारा कितना आ गया ये -35 में से 8.5 गया हमारा कितना हो गया बताओ 26.5 है -26.5 ये हो गया हमारा 26.5 यूनिट लेके चल रहे थे हम लोग। ये हो गया हमारा एफनेट एक्स। एफनेट वाई की बात करें तो बच्चों एफनेट वाई हो गया हमारा, सारे वाई के अलॉन्ग ऐड करो। देखो यहाँ पे हमारा F3Y का जो वाई हमारा आएगा है ना, ये क्या आएगा देखो तो नीचे आएगा ना बच्चों, नीचे क्यों आएगा ना, इसका वाई कंपोनेंट कैसा होगा, नीचे होगा ना। ये देखो ये इस तरीके से वेक्टर है तो इसका वाई कंपोनेंट नीचे आएगा। तो हम लोग इसको चाहें तो यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो माइनस साइन के साथ लिख लेंगे, ठीक है ना। तो एफनेट वाई हमारा कितना हो गया बताओ 5 है ना, प्लस F2Y कितना है 15√3, ये ऊपर ही था तो हमें यहाँ माइनस आने की जरूरत नहीं है, प्लस 15√3 और ये हो गया हमारा कितना -20√3। तो बच्चों हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ गया हमारा एफनेट एक्स आ गया और एफनेट वाई भी आ गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, देखो चलो कर ही लेते हैं फिर। 5 है ना प्लस √3 कॉमन ले लो, ठीक है। तो कितना बच गया 15 माइनस 20 है ना, 15 माइनस 20 है ना, इसको मिटा देता हूं बच्चों में। तो कितना हो गया ये 5 प्लस √3 है ना इंटू -5। तो माइनस में यहां लिख देता हूं -5 माइनस 5√3, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या एफनेट वाई इज इक्वल टू, अब 5 कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 1.7, 1 माइनस 1.7 √3 को मैंने 1.7 लिख लिया, ठीक है। तो ये कितना आ गया बताओ 5 इंटू 0.7 माइनस 0.7 तो कितना हो गया -3.5 -3.5 यूनिट। और ये क्या आ गया हमारा वाई एक्सिस के लॉन्ग। मतलब बच्चों अगर मैं इन सबको मिटा के बस मैं एफनेट एक्स और इन तीनों वेक्टर के बदले में क्या लिख सकता हूं, यहां देखो इसको मिटा देता हूं मैं ऐसा, एफनेट एक्स -26.5 यानी इधर की ओर यहां तक, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई -26.5 और y में -3.5 -3.5 रिजल्टेंट क्या होगा, इनके बीचों बीच जाएगा, इनके बीचों बीच जाएगा, बोलो ऐसे जाएगा ना, है ना। और उसकी वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हैं, ए इसको ले लेंगे बी इसको ले लेंगे और दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा √(-26.5) का होल स्क्वायर प्लस -3.5 का होल स्क्वायर और लास्ट वाला टर्म तो जीरो हो जाना है, 2ab cos थीटा cos 90 जीरो है तो लास्ट में पूरा टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके बच्चों इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में।